हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। पिछले व्याख्यान में हम कुषाण साम्राज्य के विषय में चर्चा कर रहे थे। हमने देखा कि किस प्रकार मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात जो स्वदेशी राज्य भारत के अंदर शुंग, कण्व और सातवाहनों का जो स्थापित हुआ, उनकी वीकनेस के कारण से है जो पश्चिमोत्तर भारत के अंदर है वो मध्य एशिया की जो खानाबदोश जातियाँ हैं वो भारत के अंदर आती हैं और भारत के पश्चिमोत्तर भारत में अपना राज्य स्थापित करती हैं। इन जो पश्चिमोत्तर भारत में जो शासन करने वाली जो जातियाँ थी, उनमें इंडो ग्रीक है, जो हम कहें कि जो बैक्टीरियन है, पार्थियन है, शक है, कुषाण है, इन ये जातियाँ हैं वो प्रमुख थी जिन्होंने भारत के पश्चिमोत्तर भारत में शासन स्थापित किया। इन भारत के पश्चिमोत्तर भाग में शासन स्थापित करने वाली जो विदेशी जातियाँ हैं, उसमें सबसे जो प्रसिद्ध जाति थी, जिन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, मौर्य साम्राज्य के पश्चात एक अखंड भारत है उसकी स्थापना करने का प्रयास किया, वह कुषाण थे। और कुषाणों का जो साम्राज्य है वो न केवल भारत में अपितु चीन तक है वो विस्तृत था। इन्होंने न केवल अफ़गानिस्तान पे, पाकिस्तान पे, संपूर्ण पाकिस्तान पे, अफ़गानिस्तान और जो आपका बैक्टीरिया का प्रदेश है और चीन की सीमा तक है, इनका साम्राज्य विस्तृत था। अर्थात जो कुषाण है वो भारत के अंदर है एक अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य वो स्थापित करने के अंदर वो सफल रहे। तो ये जो कुषाण थे, इनके जो संस्थापक हैं वो जैसे हमने पिछले व्याख्यान में देखा, कुजल कड़फिसेस थे। कुजल कड़फिसेस के पश्चात है वो बिम कड़फिसेस है वो शासक बनते हैं और उसके पश्चात कुषाणों के जो सबसे प्रतापी शासक हैं के रूप के अंदर है वो कनिष्क प्रथम का है वो उल्लेख हमें मिलता है। कनिष्क प्रथम की जानकारी हमें मिलती है, जिन्होंने एक शकों और पहलुओं से है वो साम्राज्य छीन करके अपना साम्राज्य वो स्थापित किया। तो जो कनिष्क प्रथम है वो की गणना वो भारत के जो भांतन शासकों के अंदर है वो कनिष्क प्रथम की गणना है वो की जाती है, क्योंकि इन्होंने अपना अपनी जो भारत में अपने भारतीय साम्राज्य का जो विस्तार है वो एक प्रकार से चीन तक किया और एक तरह से जो चीन है कि शासक को भी है वो एक प्रकार से है वो इनसे है वो संघर्ष करना पड़ा। कनिष्क प्रथम है की उपलब्धि राजनीतिक रूप से, जैसे मैंने बताया कि इन्होंने मौर्य साम्राज्य के पश्चात एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करने का जो श्रेय है वो मौर्योत्तर काल के अंदर है वो केवल कुषाण वंश को ही जाता है। लेकिन न केवल राजनीतिक उपलब्धियों के कारण से अपितु है वो इन्होंने एक संवत चलाया जिसको संघ संवत कहा जाता है। फिर हमारा जो राष्ट्रीय संवत है के रूप में है उस शक संवत को अपनाया गया। तो शक संवत चलाने के कारण से है और इसके साथ साथ है वो एक तरह से अशोक के पश्चात है बौद्ध धर्म को है वो मुक्त हृदय से है वो बौद्ध धर्म का संपोषण करने और संरक्षण देने का जो कार्य है वो कश्मीर में किया और संरक्षण देने का कार्य किया। और कश्मीर के अंदर है किस प्रकार बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है उसको स्थापित करने के लिए है वो चतुर्थ बौद्ध संगीति का है वो आयोजन किया। न केवल है वो कनिष्क है उसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, अपितु तो संस्कृत साहित्य का भी महान संरक्षण देने का कार्य किया। अर्थात जो हम ये कह सकते हैं कि जो कनिष्क है वो एक धार्मिक शिक्षण शासक के रूप के अंदर भी है उनकी गिनती है वो की जाती है। तो हाँ, आज हम इस महान सम्राट जो कनिष्क है जो जिसकी उपलब्धि है वो राजनीतिक दृष्टि से है वो उसका साम्राज्य है वो विशाल साम्राज्य था, क्योंकि जितने भी विदेशी जाति आई उनमें सबसे विशाल साम्राज्य है वो हमें कनिष्क प्रथम का है वो देखने को मिलता है। तो देखिएगा जो कनिष्क प्रथम है उसका उसकी जो एक तरह से जो तिथि के बारे में, उसकी राज्यारोहण के बारे के अंदर बात करें तो हम एक पृथक अध्याय में कनिष्क की जो तिथि है उसकी हिस्टोरिसिटी के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि अलग अलग इतिहासकार है वो कनिष्क की जो राज्यारोहण की जो तिथि है उसके विषय के अंदर है वो उनमें अलग अलग विवाद हैं। कुछ इतिहासकार हैं वो कनिष्क की तिथि तीसरी शताब्दी मानते हैं, तो जबकि कुछ इतिहासकार द्वितीय शताब्दी है वो कनिष्क की तिथि मानते हैं। और ज़्यादातर इतिहासकार है फ्लीट है और कैनेडी जैसे इतिहासकार हैं वो प्रथम शताब्दी है वो जो कनिष्क की तिथि है वो फर्स्ट सेंचुरी है वो मानते हैं। और कुछ इतिहासकार है वो जैसे राखलदास बनर्जी हैं
जैसे इतिहासकार है वो कनिष्क की तिथि वो 78 ईस्वी है उसको मानते हैं। तो इसके राज्यारोहण की तिथि के विषय में हम पृथक अध्याय के अंदर हम चर्चा करेंगे। जहाँ तक कनिष्क, जैसे मैंने बताया कि कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था और इन्होंने जो कुषाण सत्ता है, इनके समय में जो कुषाण की सत्ता है वो अपने शिखर पर पहुँच गई थी। और ये कनिष्क है वो जो प्रथम है वह अत्यंत कुशल योद्धा, सेनापति और वीर शासक था। और राज्यारोहण जब ये कनिष्क है वो गद्दी पे बैठा, उस समय उसने अपने जो उत्तराधिकारी, अपने जो पूर्वज है उनसे एक बड़ा साम्राज्य वो उत्तराधिकार में प्राप्त किया था भीम कड़फिसस से। और उसने ये जो इस विशाल साम्राज्य को न केवल अक्षुण्ण रखा अपितु उसका विस्तार भी किया। और इन्होंने जो 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 न केवल भारतीय प्रदेशों पे वो अधिकार स्थापित किया, इनके साम्राज्य में न केवल भारत का एक बहुत बड़ा भूभाग उसके साम्राज्य के अंतर्गत था, अपितु जो पार्थिया का जो प्रदेश है और चीनी साम्राज्य से भी है, उसको है वो युद्ध लड़ना पड़ा। तो कनिष्क है उसकी जहाँ तक राजनीतिक उपलब्धियों की बात करें कि इसके समकालीन है वो पार्थिया का एक जो साम्राज्य था, वो उसका जो शासक है उसके साथ है उसको एक तरह से वो संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि पार्थिया का जो शासक है वो एक प्रकार से क्या है कि कनिष्क के जो अधिकार में बैक्ट्रिया का जो प्रदेश था उस पर अधिकार करना चाहता था, क्योंकि बैक्ट्रिया है वो व्यापारिक दृष्टिकोण से वो एक महत्वपूर्ण स्थान था। इसलिए बैक्ट्रिया पर अधिकार करने के कारण से, और बैक्ट्रिया के साथ साथ है वो कनिष्क के अधिकार में इरियाना का प्रदेश भी था जो कि पहले पार्थिया के अधिकार में था। तो इरियाना का प्रदेश और बैक्ट्रिया का जो प्रदेश है उसको पार्थिया वो अपने अधिकार में करना चाहता था। और इसी उद्देश्य को लेकर के है उसने कनिष्क पे आक्रमण किया, लेकिन कनिष्क ने है वो पार्थिया को पराजित कर दिया। तो पार्थिया के राज्य पर अधिकार करना है वो कनिष्क की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। इसके अलावा कनिष्क के समय की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि ये मानी जाती है कि उसके जो रोमन साम्राज्य के साथ उनका मित्रतापूर्ण संबंध था। और क्योंकि रोम की पार्थिया से शत्रुता थी और पार्थिया है वो रोम का शत्रु भी था और एक तरह से है वो कनिष्क का भी शत्रु था, इसलिए जो कनिष्क है उसने रोम के साथ है वो मित्रता स्थापित की। और रोम और जो कुषाण साम्राज्य उन दोनों के बीच के अंदर है वो दूतों का आदान प्रदान वो होता है। और एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि रोम के साथ व्यापारिक संबंध है वो कुषाण साम्राज्य के काल के अंदर होता है, जिससे कि आर्थिक समृद्धि होती है। इसके साथ साथ जो कनिष्क का जो साम्राज्य है उस कनिष्क के समय के अंदर है वो कुषाण जो आपके चीन के अंदर है वो जो एक हान वंश है उसका शासन था। और एक तरह से हान वंश है वो अत्यंत शक्तिशाली राजवंश था। और इनका जो हान वंश का जो सेनापति था वो पांचाओ था। तो पांचाओं ने क्या कि एक हान साम्राज्य का विस्तार किया था, जिसके अंतर्गत खोतान, कासगढ़, कुचा आदि विभिन्न स्थान है वो, या जिसको जो चीनी तुर्किस्तान भी कह सकते हैं, उस पर अधिकार कर लिया था। तो खोतान, कासगढ़, कुचा और चीनी तुर्किस्तान है वो चीन के जो हान वंश के अधिकार में था। तो ऐसी स्थिति में कुषाण साम्राज्य की सीमाएं हैं वो एक तरह से है वो जो चीनी साम्राज्य से है वो मिलने लग गई थी। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि कनिष्क है उसने उसको अपने साम्राज्य की सुरक्षा की चिंता लगी और उसने एक दूत है वो चीन भेजा, हान वंश के शासक के पास भेजा। और उनको ये दूत के माध्यम से ये संदेश पहुंचाया कि वो अपनी राजकुमारी का विवाह है वो कनिष्क प्रथम से कर दे। तो ऐसी स्थिति में है वो जो हान वंश का जो सेनापति था पांचो, वो उसने चीनी सम्राट का से अपमान समझा और उसने कुषाण जो कनिष्क ने जो दूत भेजा था उसको बंदी बना लिया। ऐसी स्थिति में कनिष्क है वो चीनी साम्राज्य पर आक्रमण करता है, लेकिन पांचाओ उसको पराजित कर देता है। तो इस तरह से क्या है कि चीन के साथ भी है वो कनिष्क का है वो युद्ध होता है, लेकिन इस युद्ध के अंदर है वो कनिष्क की हार हुई। वो कनिष्क स्वयं स्वीकार करता है, क्योंकि कनिष्क कहता है कि मैंने तीनों दिशाओं को अपने अधीन में कर लिया, लेकिन उत्तरी प्रदेश को आत्मसमरण नहीं कर सका। तो इस तरह से हिमसांग है वो ये कहता है कि बाद के अंदर है वो कनिष्क ने है वो अपना प्रतिशोध लेने के लिए है वो एक तरह से है वो चीनी साम्राज्य को वो पराजित कर दिया था। तो इस तरह से क्या है कि जो कनिष्क है उसका पार्थिया के साथ युद्ध होता है और एक तरह से है वो चीन के साथ भी है वो संघर्ष होता है। तो जहाँ तक हम कनिष्क के साम्राज्य की बात करते हैं कि इसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, और उसके विशाल साम्राज्य के अंतर्गत है वो सारनाथ का, मध्य एशिया से लेकर के सारनाथ का एक विशाल प्रदेश उसके अंतर्गत था। और उसने अपनी राजधानी है वो पुरुषपुर, जिसको पेशावर कहा जाता है जो वर्तमान पाकिस्तान में उसको अपनी राजधानी बनाया। और उसने एक तरह से क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया चीनी तुर्किस्तान पर वो अधिकार कर लिया।
और एक तरह से यास्कंद है, खोतान है, कास्कर पर अधिकार कर लिया। बैक्ट्रिया है वो एक तरह से कनिष्क को वो उत्तराधिकार के अंदर है, भीम कैडफिसेस से मिल गया था। और अफगानिस्तान पर है वो कनिष्क ने विजय प्राप्त कर ली थी। और उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत है पर भी कनिष्क का अधिकार था, क्योंकि पुरुषपुर है वो कनिष्क की राजधानी थी। गांधार है उस पर भी कनिष्क का अधिकार था। कश्मीर है उस पर कनिष्क का अधिकार था, क्योंकि कनिष्क का अधिकार इस बात की पुष्टि होती है कलन की राजतरंगिणी की में कि कनिष्क ने है वो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन है कश्मीर के कुंडलबल विहार में किया था। इसका मतलब कश्मीर पर भी उसका अधिकार था। सिंध सुई भी अभिलेख से ज्ञात होता है कि कनिष्क का सिंध पर भी अधिकार था, पंजाब पे अधिकार था और उत्तर प्रदेश पर भी अधिकार था, क्योंकि यहाँ पर उनकी मुद्राएं और अभिलेख वगैरह मिली हैं। बिहार और मगध है तक है एक तरह से वो कनिष्क है वो साकेत और पाटलिपुत्र तक है उसका अधिकार वो ज्ञात होता है। और ऐसा उल्लेख मिलता है कि पाटलिपुत्र जो कनिष्क ने पाटलिपुत्र को जीत करके वहाँ अश्वघोष को अपने साथ ले गया था। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि कनिष्क ने बिहार और मगध पर भी अधिकार किया था। बंगाल और उड़ीसा में कनिष्क की मुद्राएं मिलती है, जिसके आधार पर बंगाल उड़ीसा पर कनिष्क का अधिकार ज्ञात होता है। मध्य प्रदेश के में कनिष्क की मुद्राएं मिल रही है, मथुरा से मिली है। मथुरा है वो एक तरह से कनिष्क की दूसरी राजधानी थी। और पश्चिमी भारत है उसमें जो क्षारात वंश है, जो शक वंश है, जिसको चस्टन वंश कहा जाता था, को भी कुषाणों ने अपने अधिकार में कर लिया था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कनिष्क ने एक विशाल साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य के पश्चात अखंड भारत का निर्माण करने का जो प्रयास है वो कनिष्क ने किया। और उसके जो साम्राज्य की सीमाएं पूर्व में बिहार से लेकर के पश्चिम में खुरासान तक है, मतलब पार्थिया तक विस्तृत थी। और खोतान से लेकर दक्षिण के कोंकण तक उसका साम्राज्य विस्तार था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कनिष्क है उसने एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसने एक विशाल साम्राज्य है उसको स्थापित करने का है वो प्रयास किया। तो कनिष्क की जहाँ तक हम राजनीतिक उपलब्धियों के साथ साथ है वो कनिष्क के विषय में हम ये कह सकते हैं कि उसने एक तरह से एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था है वो भी स्थापित करने का प्रयास किया। तो सारनाथ अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने अपने साम्राज्य को संचालित करने के लिए प्रांतिक क्षत्रपों की नियुक्ति की। और कनिष्क की एक राजधानी है वो मथुरा भी थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो कनिष्क है कि जो एक न केवल एक विशाल कनिष्क ने न केवल एक विशाल साम्राज्य की स्थापित किया, अपितु सांस्कृतिक उपलब्धियों की दृष्टि से कनिष्क का काल है वो महत्वपूर्ण माना जाता है। और कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म है वो अपनी उन्नति के चरम शिखर पर वो पहुंच गया था, जैसा कि हमने चर्चा की। और उसने बौद्ध धर्म को है वो एक खुले मन से उसको संरक्षण प्रदान किया। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि यद्यपि जो कनिष्क है वो एक तरह से व्यक्तिगत रूप से है उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कनिष्क ने जब मगध पे जब अधिकार किया, जो एक तरह से जो पाटलिपुत्र पे अधिकार किया, तो उस समय उसने वहाँ से है वो बौद्ध भिक्षु अश्वघोष है उसके वो संपर्क में आया और उसके प्रभाव में आकर के है उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि कनिष्क भी है वो अशोक की तरह बड़ा क्रूर था, लेकिन अश्वघोष या बौद्ध भिक्षु के संपर्क में आने के कारण से है वो एक तरह से क्या है कि बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है और बहुत ही बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के अंदर अपना पूरा जीवन है वो अशोक की तरह वो लगा देता है। तो इसने कनिष्क ने न केवल बौद्ध धर्म को है वो राजधर्म घोषित किया, अपितु उसने कनिष्कपुर, पुरुषपुर, मथुरा, तक्षशिला आदि अनेक स्थानों पर है वो अनेक बौद्ध विहार है उसका निर्माण भी करवाया। और बौद्ध भिक्षुओं को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए मध्य एशिया, चीन, तिब्बत, जापान में भी कनिष्क ने भेजा। तो इस तरह से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी किया। और जो बौद्ध धर्म के जो सिद्धांतों के प्रचार के लिए है वो जो कनिष्क है उसने अपने शासनकाल के अंदर है वो कश्मीर के कुंडलबल विहार के अंदर वो चतुर्थ बौद्ध संगीति का वो आयोजन किया। और इस बौद्ध संगीति का जो अध्यक्ष है वो वसुमित्र को बनाया गया, जो अश्वघोष का जो गुरु था। और इसमें लगभग 500 बौद्ध भिक्षु है वो सम्मिलित होते हैं। तो कश्मीर के कुंडलबल विहार के अंदर ये संगीति है वो 6 महीने तक चली। और इस संगीति के अंदर है वो एक तरह से क्या है कि संपूर्ण जो बौद्ध साहित्य है उसका सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया। और बाद के अंदर सभी वाद विवाद के बाद में विचार विमर्श के बाद के अंदर है वो बौद्ध साहित्य पर टीकाएँ लिखी गई और जिसको इन टीकाओं को संकलित कर करके एक ग्रंथ लिखा गया जिसको महाभिभाषा कहा जाता है। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के अंदर है वो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर टीकाएँ लिख करके उसका जो सार है वो महाभिभाषा के रूप के अंदर, जिसको एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म कहा जाता है, के रूप के अंदर प्रकाशित किया गया। और ये सभी टीकाएँ ताम्र पत्रों पर है को उत्तीर्ण कर करके एक स्तूप में रख दिया गया है इनको। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है उसमें जो एक तरह से बौद्ध धर्म के सिद्धांत उस पर टीकाएँ लिखी गई। और एक प्रकार से जो बौद्ध धर्म है उसकी महायान शाखा को राजधर्म एक तरह से घोषित किया गया।
तो एक तरह से जो चतुर्थ संगति है उसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि है वो महायान शाखा, बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा इसके समय बौद्ध धर्म है वो 2 भागों में विभाजित हो जाता है, हीनयान और महायान। तो महायान जो शाखा है वो उसका समर्थक है वो कनिष्क को है वो माना जाता है। तो इस प्रकार क्या है कि एक चतुर्थ बौद्ध संगति के पश्चात एक नवीन बौद्ध धर्म की एक नवीन शाखा का जन्म हुआ जिसको महायान शाखा कहा जाता है, और जो बौद्ध धर्म के जो मूल सिद्धांत है उसको हीनयान कहा गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कनिष्क के शासनकाल के अंदर है वो जो कश्मीर के अंदर जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई, उस संगति में बौद्ध धर्म के इतिहास में एक नवीन युग का आरंभ हुआ। और एक तरह से क्या है कि जो बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा का जो उदय हुआ वो बौद्ध धर्म की जो हीनयान शाखा है उससे वो एक प्रकार से वो बिल्कुल भिन्न थी, क्योंकि ये जो महायान शाखा है उसमें उसके अंतर्गत है वो एक तरह से जब बौद्ध धर्म का विकास तेज़ी से होता है, क्योंकि इसके सिद्धांत है वो हीनयान की अपेक्षा सरल थे और जनसाधारण और ग्रस्त है वो भी उनके सिद्धांतों को आसानी से पालन कर सकता था। और इस महायान शाखा के अंतर्गत जैसा आप जानते हैं कि मूर्ति पूजा की जो सुविधा है वो प्रदान की गई, जिससे कि एक तरह से बौद्ध धर्म की लोकप्रियता बढ़ी। और जहाँ हीनयान के अंतर्गत बौद्ध धर्म को केवल महापुरुष समझा जाता था, महायान शाखा के अंतर्गत है बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध को वही अवतार के रूप के अंदर है वो मान लिया गया, मतलब ईश्वर के रूप के अंदर है वो उसको स्वीकार कर लिया गया। तो इस तरह से क्या है कि बौद्ध धर्म की उन्नति, बौद्ध धर्म के संरक्षण में कनिष्क का महत्वपूर्ण योगदान था। इस कनिष्क ने न केवल बौद्ध धर्म को प्रसिद्ध दिया, अपितु कनिष्क के काल के अंदर साहित्य और कला को भी प्रोत्साहन मिला। इसने अनेक विद्वानों को आश्रय दिया। इसके राजसभा के अंदर बुद्ध चरित्र है, सोदरानंद सारिपुत्र प्रकरण है, जैसे अशोकघोष जैसी रचनाएं अशोकघोष ने लिखी। और इसके समय में नागार्जुन है वो भी महत्वपूर्ण विद्वान था जिसने सापेक्षवाद और शून्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके अलावा पार्श्व वसुमित्र भी महत्वपूर्ण विद्वान है, वो इसके समय में रहते थे। तो आयुर्वेद के जन्मदाता है वो चरक संहिता का लेखक भी चरक संहिता का लेखक जो चरक है वो भी कनिष्क के दरबार के अंदर था। तो संस्कृत साहित्य में इस काल के अंदर महत्वपूर्ण उन्नति होती है। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो अशोकघोष है उसने संस्कृत के अंदर है वो विभिन्न अपनी रचनाएं हैं, बुद्ध चरित्र, सोदरानंद और सारिपत्र जो प्रकरण है नामक ग्रंथ लिखे गए, और महाविभाषा नामक जो ग्रंथ है वो भी है वो इसी के समय के अंदर है वो लिखा गया। तो इसके समय के अंदर जो कनिष्क के समय के अंदर है वो एक तरह से क्या है कि एक तरह से क्या है कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। और ये एक तरह से चंद्रगुप्त मौर्य की तरह विजेता ही नहीं था, अपितु अशोक की भांति एक महान जो निर्माता भी इसको कहा जाता है। इसने तक्षशिला के अंदर सिरकप नामक स्थान पर एक नगर और कश्मीर में कनिष्कपुर नामक एक नगर है उसकी स्थापना की। पुरुषपुर, तक्षशिला, मथुरा आदि नगरों का सौंदर्यीकरण भी उसने करवाया और विभिन्न अनेक स्तूप और विहारों का निर्माण करवाया। तो इसने जो कुषाण साम्राज्य की राजधानी जो पुरुषपुर थी, इसको पेशावर कहा जाता था, वहाँ पर है वो एक बहुत बड़ी मीनार का निर्माण भी करवाया और उस पर लोहे की छत्र भी बनाया और उसके समीप एक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया। तो इसके कनिष्क के शासनकाल के अंदर क्या है कि जो भारत का जो संबंध है वो बैक्टीरिया आदि जो क्या करना चाहिए रोमन साम्राज्य से इनके साथ व्यापारिक संबंध थे, व्यापारिक संबंध हुए और एक तरह से सिल्क रूट है उस पर एक प्रकार से जो आधिपत्य स्थापित होते हैं, जिसके कारण से भारत में जो सोना है वो काफ़ी है वो आता है। तो व्यापारिक उन्नति की दृष्टि से भी क्या है कि कनिष्क का काल है वो महत्वपूर्ण माना जाता है। तो कनिष्क के शासनकाल में कला के अंदर महत्वपूर्ण उन्नति हुई और भारतीय जो कला है उस पर है वो यूनानी प्रभाव भी दिखाई देता है। और इसके काल के अंदर है एक तरह से क्या है कि जो मूर्तिकला की जो गद्दार कला है उसका भी जो विकास हमें दिखाई देता है, जिसका जो विषय है वो भारतीय था और जिसकी तकनीक है वो यूनानी थी। तो इसको इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है या ग्रीको बुद्धिस्ट कला भी हम कह सकते हैं। तो गंधार कला का जो उदय है वो कनिष्क के काल के अंदर हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार कनिष्क का जो शासनकाल है जो एक न केवल राजनीतिक दृष्टि से एक विशाल साम्राज्य निर्माण करने की दृष्टि से अपितु सांस्कृतिक उपलब्धियां और व्यापारिक जो उन्नति की दृष्टि से है वो कनिष्क का शासनकाल है वो महत्वपूर्ण माना जाता है। और कनिष्क की गणना है वो भारत के महान सम्राटों के अंदर है वो इसकी गिनती की जाती है, क्योंकि इसके समय में बौद्ध धर्म में भारतीय संस्कृति का जो प्रसार है वो विदेशों में होता है और एक इतना होते हुए इनके सिक्कों पर है वो विभिन्न देवी देवताओं के अंकन मिलता है, जिससे उसकी धार्मिक सहिष्णुता भी प्रकटित होती है। अर्थात एक धार्मिक सहिष्णु शासक भी था और इसने जो मौर्य साम्राज्य के पश्चात है एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने का जो श्रेय है वो कनिष्क को दिया जाता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।